Jai Hind everyone, welcome to UC Academy, a one-stop solution for all who are preparing for UPSC CAPF Assistant Commandant Examination. आज की वीडियो जो CAPF के सर्विंग ऑफिसर्स हैं और वो सभी एस्पिरेंट्स जो CAPF फोर्सेस को ज्वाइन करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को एक अपनी लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें सभी CAPFs को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ओगैस का स्टेटस मिल गया है। So now CAPFs are recognized as OGAS. OGAS means Organized Group A Service. अब OGAS का स्टेटस सभी CAPFs जैसे BSF, CRPF, ITBP, SSB सभी फोर्सेस को OGAS का स्टेटस मिल गया है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि यूसी एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 में टोटल 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड पेपर 2 में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपको पेपर 2 का जो फर्स्ट टेस्ट है आपका फ्री में इवेल्युएट किया जाएगा। तो रजिस्टर कीजिए यूसी एकेडमी के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिए गए हैं और अपनी एग्ज़ामिनेशन जो अगस्त में एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी में टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रजिस्टर फॉर द टेस्ट सीरीज़। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूज़। द न्यूज़ वाज कि सुप्रीम कोर्ट ने अब रूल किया है कि ऑल द CAPFs सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को सभी पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड सर्विस का स्टेटस दिया जाता है। अब इसमें कैच ये है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ओगैस का दर्जा दिया था CAPFs को, बट वो कहीं ना कहीं फुल स्टेटस नहीं था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स थे जिसकी वजह से ओगैस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स CAPFs को नहीं मिल पा रहे थे। तो सबसे पहले एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि ओगैस मिलने से क्या क्या फ़ायदा होगा। देखो, कोई भी सर्विस को जब ओगैस का स्टेटस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस मिल जाता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे IAS IPS IFS ये सर्विसेज ओगैस सर्विसेज हैं, तो इनके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो NFFU का बेनिफिट कि अगर आपकी प्रमोशन टाइमली नहीं होती है तो आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो उसके आपको प्रमोशन में पे प्रमोशन तो आपको मिल ही जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इज़ कि उस फोर्स का, उस सर्विस का रेगुलर बेसिस पे कैडर रिव्यू होता रहेगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग रेगुलरली होती रहेगी, मोर एंड मोर वैकेंसीज जनरेट होती रहेंगी, तो जिससे सर्विसेज के ऑफिसर्स का एंड पर्सनल का जो मोराल है वो हाई रहता है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ओगैस के। तो CAPFs को सारे अक्रू होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सभी पर्पसेस के लिए अब ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये जजमेंट थी संजय प्रकाश वर्सेस अदर्स वर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये 23 मई 2025 को ये अपनी रूलिंग दी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके उस जजमेंट को ब्रेक डाउन करके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने टच किया है। सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अब CAPFs आर ओगैस इन एवरी सेंस, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो पहले डाली जा रही थी इनमें, अब वो नहीं डाली जाएंगी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक CAPF ऑफिसर्स एंड कम्युनिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकेंड इज़ कि कैडर रिव्यू इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। सबसे पहले तो हम समझने की ज़रूरत है कि कैडर रिव्यू क्या होता है। किसी भी सर्विस को प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू मैन पावर, वो नई या फिर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जब उनको रीस्ट्रक्चर किया जाता है तो उसको कैडर रिव्यू कहते हैं। CAPFs का भी कैडर रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो 2021 में हो जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे दी है कि विद इन 6 मंथ्स, आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कैडर रिव्यू करना है। गवर्नमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। थर्ड पॉइंट इज कि चेंजेस इन रूल्स फॉर NFFU। अब ये NFFU क्या है? नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि अगर बिकॉज ऑफ लेस वैकेंसीज एन ऑफिसर इज नॉट गेटिंग promoted टू हायर रैंक्स, बट उसके बावजूद भी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एटलीस्ट आपको उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो दो। तो अब क्या होगा
ओगेस स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया जाएगा। अब क्या होगा कि अब एक असिस्टेंट कमांडेंट अगर 4 साल में डीसी नहीं बन पाता तो उसको डीसी का पे स्केल तो मिल ही जाएगा। लाइकवाइज 9 ईयर्स की अगर सर्विस होती है, अगर वो 2IC नहीं बन पाता तो उसको 2IC का पे स्केल मिलेगा ही मिलेगा 13 ईयर्स के बाद कमांडेंट का, एंड सो फॉर्थ। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। ये ओगेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसके सारे बेनिफिट्स अक्रू करने के लिए आरआर एंड एसआर को अमेंड करना पड़ेगा, तभी ये एनएफएफयू के जो बेनिफिट्स हैं वो सीएपीएफ्स को मिल पाएंगे। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द डीओपीटी टू अपडेट ऑल द रूल्स एंड कंप्लीट द कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू करने के लिए बता दिया है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर डीओपीटी को 3 महीने के अंदर अंदर कैडर रिव्यू करना है। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट करना है ताकि कैडर रिव्यू का प्रोसेस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सीएपीएफ ऑफिसर्स, अब जो एसआरस एंड आरआर रिक्रूटमेंट रूल जब अमेंड किए जाएंगे, इनको अपडेट किया जाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली सीएपीएफ कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तभी वो दीज वुड सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीएपीएफ्स। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बता दिया कि सीएपीएफ ऑफिसर्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा सभी डिस्कशंस में। सर्विस, उनकी सर्विस कंडीशंस या प्रमोशंस के जो भी आप डिसीजंस लोगे, जो आप रिक्रूटमेंट रूल्स बनाओगे, तो देयर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगेन अ वेरी गुड जजमेंट ऑन दिस फ्रंट। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अब डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आईपीएस ऑफिसर्स इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। अभी क्या है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में आपको बताता हूँ। प्रेजेंटली डीआईजी रैंक पे, आईजी रैंक पे, एडीजी रैंक पे एंड डीजी रैंक पे आईपीएस ऑफिसर्स दे कम ऑन डेपुटेशन टू दीज सीएपीएफ्स। जैसे डीआईजी रैंक पे 20% पोस्ट है, दे आर रिजर्व फॉर आईपीएस। आईजी रैंक पे 50%, उसके बाद एडीजी एंड डीजी रैंक पे 100%। तो अब इशू ये है कि जब सीनियर रैंक्स पे कैडर ऑफिसर्स पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका मोराल डाउन होता है कि, और उससे उनके अ, जो जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं वो प्रमोशंस नहीं उनकी टाइमली हो पाएंगी जब सीनियर रैंक्स को आईपीएस ऑफिसर्स आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि अप टू द लेवल ऑफ आईजी, अब डेपुटेशन टू सीएपीएफ्स, जो जो डेपुटेशन हो रही है उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस किया जाए। टाइमलाइन दे दी है 2 इयर्स कि इसको रिड्यूस करना है प्रोग्रेसिवली। सो आईपीएस ऑफिसर्स की जो डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज कम होगी है एंड मोर कैडर ऑफिसर्स नाउ दे विल बी एबल टू गो टू हायर रैंक्स। सो उनकी जो प्रमोशनल एवेन्यूज है वो बढ़ेंगे, नीचे वाले ऑफिसर्स का जो मोराल है वो भी हाई होगा। सो बहुत फ्रंट्स पे एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है सीएपीएफ्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 2025 बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जजमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं सीएपीएफ्स में, प्रेजेंटली अराउंड 18,000 ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। बिकॉज चाहे वो फाइनेंसिस के फ्रंट पे देख लो, चाहे वो प्रमोशंस के फ्रंट पे देख लो, चाहे वो डेपुटेशंस के फ्रंट पे देख लो, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी ऑफिसर्स के लिए। क्योंकि ओ गैस के सिर्फ एक दो फ़ायदे नहीं है, बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। इसके लिए आपको डीओपीटी के अलग अलग ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम्स पढ़ने पड़ेंगे कि ओ गैस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सभी सीएपीएफ्स को मिलेंगे। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा सीएपी ऑफिसर्स के लिए पॉजिटिवली। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ओपन डोर्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन सीएपीएफ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे क्योंकि हर फोर्स का कैडर रिव्यू होगा। जब कैडर रिव्यू होगा तो वो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के सारे चैलेंजेस को एड्रेस करेगा तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सो दिस इज अनदर बेनिफिट। अब ओगैस के स्टेटस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी ना होनी चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया है कि सभी पर्पसेस के लिए ओगैस का स्टेटस दिया जाता है सीएपीएफ्स को। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। कैडर ऑफिसर्स का मोराल इट इज़ ऑल टाइम हाई, मोराल बढ़ेगा, मोर टाइमली प्रमोशंस एंड जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मोराल इज़ गोइंग टू बी हाई। अब जो यंग ऑफिसर्स आते हैं उनके अंदर एट्रिशन रेट भी कम होगा, क्योंकि
जो अगर टाइमली कुछ ऑफिसर्स सीआरपीएफ एंड बीएसएफ के जब 11-11 12-12 13-13 साल तक एक ही रैंक पे असिस्टेंट कमांडेंट उनके डिप्टी कमांडेंट नहीं बन पा रहे, तो could you imagine their mindset? They obviously they are going to 1,000 times they would think of resigning from the service. तो वो attrition rate है वो कम होगा अब forces में. अब the final segment is the way forward. What lies ahead? सबसे पहले एमएचए को अब कैडर रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी सीएपीएफ इनपुट्स के साथ. डीओपीटी को प्रमोशनल क्राइटेरियाज है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. एमएचए इज़ वन स्टेक होल्डर, डीओपीटी इज़ अनदर स्टेक होल्डर. अब गवर्नमेंट को थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट को ऑपरेशनल नीड्स के साथ करियर प्रोग्रेशन को बैलेंस आउट करना है. गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि जो कैडर ऑफिसर्स हैं उनकी टाइमली प्रमोशन हो, वो हायर रैंक्स पे पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकें तो उनका करियर प्रोग्रेशन इम्पैक्ट ना हो. बट एट द सेम टाइम आईपीएस ऑफिसर्स की जो प्रेजेंस है एट सीनियर रैंक्स दैट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर यूनिफॉर्मिटी. सो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो. सो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है. कैसे करना है वो गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट इट. अब डिलेज नहीं होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये जस्टिस बहुत लेट मिली है सीएपीएफ ऑफिसर्स को. अभी भी अगर डिलेज होते हैं तो एक आई मीन दिस विल नॉट बी जस्टिस एट ऑल. सो जुडिशियल मॉनिटरिंग विल बी रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रिक्टली. बहुत इनिशियल स्टेजेस पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. Thanks for watching this video. I hope you liked the video and you just subscribe to our channel, like the video and share if you find the content relevant for you. That's it. Jai Hind.